हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार में स्वर वर्ण पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो जिन विद्यार्थियों ने उस सेशन को नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर के उस सेशन को देखेंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में ही स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आज मैं पढ़ाने वाला हूं और इस सेशन में हमारा ये जो वर्ण चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे सेशन के साथ जो आखिरी तक जुड़े रहिएगा और अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ करके और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी से जुड़ना आप लोग नहीं भूलिएगा। और ये क्लास में ये आज भी बता दूं आप लोगों को कि जो सभी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो 9th 10th 11th 12th या फिर 8th 7 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आज अपना जो है व्यंजन वर्ण को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। व्यंजन वर्ण को शुरू करने से पहले जरा मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोगों ने कल के क्लास में स्वर वर्ण पढ़ा था। स्वर में मैंने आप लोग को बताया था कि स्वर क्या होता है कि जो भी वर्ण है या वैसे वर्ण जिनका उच्चारण क्या होता है, स्वयं होता है, यानी स्वतः या स्वयं होता है, खुद से होता है। यहाँ पर हम आम भाषा में भी लिखते रहे खुद से या स्वयं से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे, क्या चीज पढ़े थे भाई, तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, इसी तरह करते 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 हम लोग औ तक पढ़े थे कि ये क्या होते हैं, हमारे 11 जो है क्या होते हैं, स्वर होते हैं। मैंने पढ़ा था या आप सभी लोगों ने पढ़ा था और पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग अगर बात करेंगे व्यंजन का, किसका बात करेंगे भाई, अगर अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन का बात करेंगे तो व्यंजन क्या कहता है भाई, तो व्यंजन कहता है कि मैं अगर वर्ण का उच्चारण करूंगा तो स्वर का सहायता लूंगा। व्यंजन यही कहता है। व्यंजन कहता है कि मुझे स्वर चाहिए, जब तक स्वर नहीं रहेगा तब तक मेरा उच्चारण नहीं होगा। तो व्यंजन में अगर उसका हम परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लिया जाए वो हमारा व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे मान लो कि हम लिख रहे हैं क्या, क लिख रहे हैं, मान के चलते हैं क हमारा क्या है, एक व्यंजन है। कहोगे सब लोग कि हाँ सर ये व्यंजन वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, सब लोग कहेंगे व्यंजन वर्ण है। अब अगर इसको हम देखेंगे कि ये कैसे व्यंजन वर्ण है तो इसको हम खंडित करेंगे, तो क को तोड़ेंगे तो हमको हलंत लगा हुआ क मिलेगा और फिर उसके बाद इसमें छिपा हुआ अ हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि ये जो अ हमारा ये क्या है, स्वर है। अ हमारा क्या है भाई, ये स्वर है। ये हलंत लगा हुआ क है, ये हमारा क्या है, मूल व्यंजन है। यह हमारा क्या है भाई, ये हमारा मूल व्यंजन है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये क व्यंजन वर्ण बना है ये स्वर की सहायता से ही बना हुआ है। यानी मूल व्यंजन में स्वर को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, व्यंजन वर्ण बनेगा। लेकिन अगर हम स्वर को अलग कर दे रहे हैं तो वही व्यंजन हमारा क्या बन जा रहा है, मूल व्यंजन बन जा रहा है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे भाई कि मूल व्यंजन क्या होता है, तो मूल व्यंजन में कहिएगा आप लोग कि जो भी वर्ण है उसमें अगर स्वर को अलग कर दिया जाए या वैसे व्यंजन वर्ण जिसमें स्वर को अलग कर दिया जाए तो हमारा मूल व्यंजन वो कहलाता है। यानी हलंत लगा हुआ जितने भी व्यंजन वर्ण है वो मूल व्यंजन कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 33 है। कौन कौन है, तो कौन कौन है भाई, तो क से लेकर के ह तक, हलंत लगा हुआ क से लेकर के ह तक जितने भी अक्षर है, जितने भी ध्वनि है, जितने भी वर्ण है वो सब हमारे क्या है, मूल व्यंजन है। मूल व्यंजन की संख्या 33 है, ये चीज याद रखिएगा, 33 है। और व्यंजन क्या होता है कि जब हम मूल व्यंजन में स्वर को जोड़ देंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा, मूल व्यंजन बन जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो आप लोग समझ में आ गया इसको।
चलिए, तो अब हम लोग चैप्टर पर ध्यान से आते हैं, पढ़ेंगे। और परिभाषा भी यहाँ पर सेम वही लिखा गया है जो मैं आप लोग को बताया हूँ। लिखा है व्यंजन वर्ण में कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण या स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है भाई, तो यहाँ पर बताया गया है कि मूल व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 33 है, जो मैंने अभी आप लोग को बताया। अभी मैंने आप लोग को बताया कि मूल व्यंजन क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ये चीज मैं आप लोग को बताया हूं, तो ये ध्यान आप लोग को रखना है। ठीक, कितने हैं मूल व्यंजन, तो हलंत लगा हुआ क से लेकर के ह तक हमारे ये क्या है, मूल व्यंजन है। बात करेंगे आगे इसके भेद का। जैसे हम लोग स्वर के भेद को देखे थे, वर्ण के भेद को देखे थे, वही हमारा यहाँ पर क्या है, व्यंजन के भेद हैं। क्या है, व्यंजन के भेद हैं। तो व्यंजन के भेद हम लोग या आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि व्यंजन 5 प्रकार से होते हैं, व्यंजन वर्ण 5 प्रकार के हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन वर्ण उन पांचों को तो पढ़ेंगे लेकिन 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला कि व्यंजन वर्ण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है भाई, तो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन है। ठीक, और बाकी के जो बचे हुए 2 अन्य भेद हैं वो हमारा संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कहलाता है। तो इन पांचों को हम लोग एक एक करके आगे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आगे इनके उदाहरण को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्पर्श व्यंजन पर। स्पर्श व्यंजन क्या है, अब नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है, स्पर्श यानी कि किसी भी चीज को स्पर्श करना यानी छूना। जैसा अब ये कलम है, कलम ये हम हाथ पे रख रहे हैं तो यहाँ कलम हमारा क्या कर रहा है, हाथ पे स्पर्श कर रहा है, यानी पेन जो है हमारे हाथ को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श मतलब क्या होता है, एक तरीके से छूना होता है, स्पर्श करना होता है। यानी इस व्यंजन में यही बताया गया है कि इसमें वैसे व्यंजन वर्ण को रखा गया है जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कौन कौन से उच्चारण स्थान भाई, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इन सभी उच्चारण स्थानों के परस्पर सटने यानी परस्पर स्पर्श से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन 5 उच्चारण स्थानों के परस्पर स्पर्श से जिन वर्णों का यानी जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो रहा है वो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसा कि आप लोग उदाहरण में देख रहे हैं और यहाँ पर लिखा गया भी है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होती है, 25 होता है, क से लेकर के म तक, यानी क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे स्पर्श व्यंजन है। और इनका अगर हम बात करेंगे उच्चारण स्थान का, तो ये जो हमारा कवर्ग है इसका उच्चारण कंठ से होता है, चवर्ग का उच्चारण तालु से होता है, टवर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, तवर्ग का उच्चारण दंत से और पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। मूर्धा जो हमारा होता है ये तालु का ऊपरी भाग कहलाता है, तालु का ऊपरी भाग। अभी मैं आप लोग को इस सेशन में सारे उच्चारण स्थान के बारे में भी बताऊंगा, तो आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस इतना आप लोग समझिएगा कि स्पर्श व्यंजन में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण हो रहा है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं, जिसकी संख्या क्या है, 25 है। बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन का, तो भाई अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो अंतस्थ व्यंजन में यही बताया गया है कि स्वर और व्यंजन, जो हमारा स्वर हो गया और व्यंजन हो गया, यानी भावेल और कॉन्सोनेंट के बीच स्थित होने से इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी यर लव को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले स्वर अ आ, छोटी बड़ी छोटा, ये सब स्वर आते हैं, फिर व्यंजन नीचे आता है क से लेके म तक, फिर इसके बाद यर लव हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके नीचे हम लोग फिर व्यंजन पढ़ते हैं। यानी जो यर लव हमारा ये अंतस्थ व्यंजन ये क्या है, बीचों बीच है, किसके, स्वर और व्यंजन के बीच में आ रहा है। तो बीच में आने से इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसके उच्चारण में जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ का परस्पर सटने से जो है ना इसका उच्चारण होता है। तो अंतस्थ व्यंजन में किन किन का स्पर्श हो रहा है या सट रहा है, तो जीभ, तालु, दंत और ओष्ठ का स्पर्श से क्या हो रहा है, हमारा अंतस्थ व्यंजन जो है
वर्ण बन रहा है। और अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से भाई, तो य है, र है, ल है और व है। इनमें से य और व को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, तो य और व जो है अर्ध स्वर कहलाते हैं। बात करेंगे आगे, तो आगे हमारा जो है तीसरा नंबर उष्म व्यंजन है। उष्म से क्या पता चल रहा है, तो उष्म मतलब होता है हवा या गर्म वायु। तो उष्म में यही बताया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं, तो रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म, यानी रगड़ या घर्षण से बोलते समय हमारे जो उच्चारण करने वाले जितने भी उच्चारण स्थान हैं हमारे मुख के अंदर, तो हम जिन वर्णों का या वैसे वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं जिससे हमारे मुख में रगड़ या घर्षण उत्पन्न हो रहा है और उससे उष्मा निकल रहा है बाहर हमारे मुख से, तो वो उष्मा बाहर निकल रहा है, वायु बाहर निकल रहा है, तो वही हमारा उष्म व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, तालाबी स बोलते हैं, मूर्धन्य स बोलते हैं, दांती स बोलते हैं, फिर उसके बाद ह बोलते हैं। तो ये चारों हमारा क्या है, उष्म व्यंजन वर्ण है। क्योंकि बोलते हैं इन वर्णों को हम लोग, तो हमारे मुख से क्या होता है, गर्म वायु निकलता है। कैसे, अगर मान लीजिए हाथ ये लिए और यहाँ पर हम स बोले, स, तो ऐसा लग रहा है हाथ हमारा स्पर्श कर रहा है, कोई गर्म हवा स्पर्श कर रहा है हाथ से कोई गर्म हवा जो छू करके निकल रहा है, तो यही हमारा क्या होता है, उष्म व्यंजन कहलाता है। और इसकी संख्या 4, तीनों स और ह, तालाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह होता है। अब हम लोग जब आगे चलेंगे तो व्यंजन के अन्य जो 2 भेद हम लोगों ने देखा है, अन्य 2 भेद थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहे हैं क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं। 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी, 9th में भी आप लोग इसको पढ़े होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं सोचेंगे कि सर आप जल्दी जल्दी बता रहे हैं। मैं आगे बता रहा हूं आप लोगों को संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। संयुक्त मतलब होता है मेल या जुड़ा हुआ। संयुक्त मतलब क्या होगा भाई, संयुक्त मतलब होगा मेल या जुड़ा हुआ। यानी इसमें बताया गया है कि 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा 4 संयुक्त व्यंजन है, तो जैसे मान ले रहे हम 6 को ले रहे हैं, ठीक, तो 6 जो हमारा है ये 2 व्यंजन वर्ण के मेल से बना है। कौन कौन भाई, तो आधा क और मूर्धन्य स के मेल से हमारा क्या बना हुआ है, हमारा क्या बना है भाई, तो याद रखना है हमारा क्षत्रिय वाला 6 बना हुआ है आधा क और स के मेल से। तो ये क क्या है, एक व्यंजन है कि नहीं है, मूल व्यंजन। और ये स हमारा क्या है, ये भी एक व्यंजन है कि नहीं। 2 व्यंजन हो गए कि नहीं, बताइएगा आप लोग। 2 व्यंजन हो गए कि नहीं, आप लोग बताइएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए त्र को लेते हैं, त्र, तो आधा त और र के मेल से क्या बना है, त्र बना है। तो इसमें भी क्या है, 2 व्यंजन है। ज्ञ को लेंगे हम लोग, ज्ञ को, तो आधा ज्ञ और इ के मेल से ज्ञ बना है। उसी तरह श्रवण वाला जो श्र है हमारा, श्रवण वाला जो श्र को अगर हम लोग देखेंगे, श्रवण वाला श्र को, तो आधा तालाबी श और र के मेल से क्या बना है, श्र बना है कि नहीं बना है। तो ये छत्र, ज्ञ और श्रवण वाला श्र जो है, ये तीनों का है, ये चारों जो वर्ण है हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण है, जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनते हैं। छ, क और स के मेल से, त्र, त और र के मेल से, ज्ञ, ज और इ के मेल से, और श्रवण वाला श्र जो है आधा तालाबी श और र के मेल से जो है श्र बना हुआ है। तो संयुक्त व्यंजन भी आप लोग जान गए, 2 व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। और द्विगुण व्यंजन या तल बिंदु वाले व्यंजन को की अगर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि द्विगुण व्यंजन को हम लोग तल बिंदु वाले व्यंजन भी बोलते हैं, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं या इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम जानेंगे कि जो टवर्ग हमारा होता है, टवर्ग में हम लोग देखते हैं ड और ढ। टवर्ग में क्या देखते हैं, टवर्ग में देखते हैं ड और ढ, ड से डमरू और ढ से ढक्कन, दोनों को देखते हैं। तो जो ड हमारा है, ड जो हमारा है ना, ड हमारा जो है वो क्या करता है, टवर्ग, जो टवर्गीय व्यंजन है ड और ढ, उसके नीचे बिंदु लगने से ये बनता है। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे परिभाषा को कि यह हिंदी के अपने व्यंजन है,
इनका हम प्रयोग संस्कृत में टवर्ग व्यंजन या टवर्गीय व्यंजन के नीचे बिंदु लगा करके इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं बनाया हूं कि टवर्ग ड और ढ है, अगर इसके हम नीचे बिंदु लगा दे, इसके नीचे बिंदु लगा दे, ऐसे ऐसे इसके नीचे बिंदु लगा दे, तो ये क्या बन गया, द्विगुण व्यंजन हमारा बन गया। तो द्विगुण व्यंजन में याद रखना है कि ड और ढ के नीचे बिंदु लगने से ये बनते हैं, और इनका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो शब्दों के बीच में करते हैं और शब्दों के अंत में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ना लिखा है, ओढ़ना लिखा है, लड़का लिखा है, सड़क लिखा है। ठीक, इसके बाद शब्दों के अंत में बाढ़, आषाढ़, कड़ी, हथकड़ी, ये सब लिखा हुआ है। कैसे आप जानिएगा, देखिए र जो है बीच में है, ओढ़ना में ढ़ बीच में है, ये लड़का में ड़ बीच में है, सड़क में ड़ बीच में है कि नहीं है। और अगर अंत की बात करेंगे तो ये सब क्या है, अंत में लगा हुआ है। लेकिन अगर पहले हम लोग देखेंगे तो पहले आपका ये जो ड और ढ है, ढक्कन और ढक्कन वाला ढ हो गया और डमरू वाला ढ हो गया, ये हमेशा पहले आता है। जैसे आप ढोलक लिखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम लिख दिए क्या, ढोलक, ढोलक, ढोलक लिख दिए, तो ये नीचे बिंदु नहीं लगा हुआ है, ढोलक में नीचे बिंदु नहीं लगा हुआ, पहले जो आपका यही वाला आया है। ऐसे हम ढोलक नहीं लिखेंगे, ढोलक में हम ऐसे ढोलक नहीं लिखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज को हमको समझना है कि ये टवर्गीय व्यंजन जो है और द्विगुण व्यंजन जो है हमारा, ये क्या होता है, टवर्गीय बोले हैं। द्विगुण व्यंजन जो है या तल बिंदु वाले व्यंजन, ये हमेशा शब्दों के बीच या अंत में आते हैं। तो ये हमारा व्यंजन था, जो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा स्पीड में भी बताया, क्योंकि आप लोग ये पहले से पढ़ चुके हैं और आप लोग को ये समझ में आ भी रहा होगा। अब हम लोग जो है आगे जो पढ़ेंगे तो दो और व्यंजन के भेद को हम लोग देखेंगे। एक होता है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, ठीक ना। एक क्या होता है, श्वास वायु, श्वास वायु, वायु के मात्रा के आधार पर, ठीक भाई। और दूसरा होता है आपका स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। ठीक, पहला श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, दूसरा स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर जो वर्ण है उसके दो भेद होते हैं, और स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, इस आधार पे भी जो है दो वर्ण होते हैं। कौन कौन से हैं, आइए हम लोग एक एक करके दोनों को समझते हैं। दिया गया है कि श्वास वायु के मात्रा के आधार पर जो वर्ण है, वर्ण के भेद, तो पहला आपका क्या है, अल्प प्राण है, और दूसरा आपका महाप्राण है। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, इस पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। अल्प प्राण महाप्राण आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो अल्प प्राण है, अगर इसको हम लोग खंडित करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अल्प धन प्राण मिलेगा। तो अल्प का मतलब भाई क्या होता है, अल्प का मतलब होता है कम होता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, या इसी को हम लोग कुछ बोल करके भी संबोधित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका कई नाम है। अल्प का मतलब कुछ, कम या थोड़ा, और प्राण का मतलब क्या होता है भाई, प्राण का मतलब होता है हमारा वायु होता है, ठीक ना। तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो अल्प प्राण का मतलब होता है कुछ या कम या थोड़ा, अल्प का मतलब और प्राण का मतलब वायु। अगर इसको मिलाएंगे तो बनता हमारा क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा जो है, किसकी मात्रा, तो श्वास वायु की मात्रा कम या थोड़ा या कुछ, मतलब कम लगे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। इसी तरह अगर हम महाप्राण की बात करेंगे तो महा मतलब क्या होता है, अधिक होता है, अब प्राण मतलब होता है वायु। यानी अगर किसी भी वर्ण को उच्चारण करते वक्त श्वास वायु की मात्रा जो है वो अधिक लगेगा तो हमारा महाप्राण वो कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा दिया भी गया है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों को उच्चारण में श्वास यानी वायु की मात्रा जो है कम लगती है या कम होती है, तो उसे हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। इसकी संख्या कितना है भाई, तो इसका संख्या 19 है। अब ये कैसे 19 है, तो हम लोग
उदाहरण में देखते हैं कि जो प्रत्येक वर्ग हमारा होता है उसका प्रथम, तृतीय और पंचम जो अक्षर होता है या पंचम वर्ण होता है वही हमारा अल्पप्राण कहलाता है। और अंतस्थ व्यंजन जो हमारा हो गया, अंतस्थ व्यंजन, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा जो है अल्पप्राण कहलाता है। तो कुल मिलाकर के 19 जो है ये क्या होते हैं, हमारे अल्पप्राण होते हैं। आगे मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि महाप्राण क्या होता है। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा जो है अधिक होती है उसे हम लोग महाप्राण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है, तो इसका संख्या 14 होता है। इसमें बताया गया है कि जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर होता है वो हमारा महाप्राण कहलाता है और उसमें व्यंजन जो है महाप्राण हमारा कहलाता है। उदाहरण की ओर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ मैं अल्पप्राण लिखा हूं, एक तरफ मैं महाप्राण लिखा हूं। मैंने अल्पप्राण में बताया कि जो वर्ग है, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, तो आप देख सकते हैं यह हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांच अक्षर हो गए एक वर्ग का। और ये 1 2 3 4 5 वर्ग है। तो प्रत्येक जो वर्ग है इसका ये पहला अक्षर जो हो गया, ये तीसरा जो अक्षर हो गया और ये पांचवा जो अक्षर हो गया, यही हमारा क्या कहलाता है, अल्पप्राण कहलाता है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि बताइए कि यह जो है ये कौन सा वर्ण है, अल्पप्राण है कि महाप्राण है, तो आप कहिएगा भाई कि ये अल्पप्राण है। मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया कि ट बताओ भाई अल्पप्राण है कि महाप्राण है, तो आप कहिएगा कि ये अल्पप्राण है। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण होगा और साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन, जो कि आप लोग को मालूम ही है, अभी मैंने आप लोग को बताया यरलव, यह हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इसी तरह अगर महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर आता है। तो दूसरा आपका कौन हो गया, यह आपका दूसरा अक्षर हो गया, ये आपका क्या हो गया, चौथा अक्षर हो गया। यानी ख, छ, ठ, थ, फ और घ, झ, ढ, ध, भ, ये सब क्या है, 10 अक्षर आपके महाप्राण हो गए। तो ये कुल कितने हो गए, 10 अक्षर हो गए। और 4 आपका ये उसमें व्यंजन, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तो कुल मिला के कितना होगा, ये 14 हो गया। आइए 15, 5, 10, 15 और 4 19, इसका संख्या 19 हो गया। तो हुआ कि नहीं बताइए, अल्पप्राण महाप्राण ये कंप्लीट हुआ कि नहीं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। इसी तरह आपका ये जो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर जो है वर्ण के भेद है, घोष वर्ण जिसको हम लोग सघोष भी बोलते हैं, एक होता है अघोष वर्ण होता है। तो घोष और वर्ण और सघोष वर्ण क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। अघोष क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के रूप में इसको बांटा गया है। तो हम परिभाषा ऐसे देंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में या उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन महसूस होगा, कंपन अगर होगा, ठीक ना, कंपन होगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, घोषवर्ण या सघोषवर्ण कहलाएगा। और कंपन अगर नहीं होगा, क्या कंपन नहीं होगा, तो ये आपका जो है अघोषवर्ण कहलाएगा। कैसे, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग आगे ध्यान देंगे। लिखा गया है घोषवर्ण में या सघोषवर्ण में कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है तो उन्हें हम लोग घोषवर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है भाई, तो इसकी संख्या 31 होता है, 31 होता है। कौन कौन सा, तो सभी स्वर। अब स्वर आप लोग को मालूम ही है, क से लेकर के औ तक, सॉरी अ से लेके औ तक। उसके बाद प्रत्येक वर्ग हो गया, उसका तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का, वो आपका क्या कहलाएगा, घोषवर्ण और अंतस्थ व्यंजन और ह, ये सब हमारे क्या होंगे, घोषवर्ण होंगे, जिसकी संख्या कितना है, 31 है, 31 है। बात करेंगे इसके उदाहरण का, तो यहाँ पर उदाहरण में दे चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं सभी स्वर लिखा है। तो अ से लेकर के औ तक टोटल कितने अक्षर हुए, 11। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों अगर हम लेंगे तो 15 गो अक्षर ये हो गया। तो 15 और 11 कितना हुआ, 15 और 1 16 10 26 ये हो गया, ठीक। उसके बाद य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद ह हमारा। तो 26 और 5, 26 और अगर हम 5 ले रहे हैं तो कितना हो गया, 6 और 5 11 और 2 1 3, 31 हुआ कि नहीं हुआ, 31 हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं आपको बताया भी हूँ
कि इनकी संख्या कितना होता है भाई, तो 31 होता है। और अघोष वर्ण की बात करेंगे तो अघोष वर्ण की संख्या जो है बताया गया है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि इसमें इसकी संख्या जो कितना होता है, 13 होता है। जैसे आपका प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर हो गया, द्वितीय अक्षर हो गया और तीनों स हमारा, ये क्या कहलाता है हमारा, तो ये हमारा अघोष वर्ण कहलाता है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा लिए हैं, तो बचा क्या, पहला दूसरा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पहला दूसरा को ही लिया गया है कि पहला दूसरा आपका प्रत्येक वर्ग का अघोष वर्ण कहलाएगा और तीनों स जो है आपका अघोष वर्ण कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के 13 आपके क्या हो गए, अघोष वर्ण हो गए। कुल मिला के 13 आपका क्या हो गए, अघोष वर्ण हो गए। तो अघोष वर्ण की संख्या जो है आपका 13 होता है। यहां पर लिखा हुआ भी आप लोग देख सकते हैं कैसे, तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर हम ले लिए तो कितना हो गया, 10 ये हो गया और तीनों स कितना हो गया, 3 हो गया। तो 10 और 3 कितना हो गया भाई, 13। हमारा घोष वर्ण कितना है, 31 है। तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, आप लोग को कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो कहिएगा हाँ गुरुजी कॉमन दिख रहा है। अगर हम दोनों में से कोई एक को याद कर लेते हैं, मान लीजिए हम याद कर लिए कि अघोष वर्ण की संख्या 13 गो है, अघोष का हमको नहीं याद है, हम भूल रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे, 13 को उल्टा कर देंगे, 3 को पहले लिख देंगे, 1 को बाद में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अगर हमको घोष का याद है और घोष का नहीं याद है तो 31 को उल्टा कर देंगे, 1 पहले लिख देंगे, 3 बाद में लिख देंगे, 13 हो जाएगा। तो यह अघोष वर्ण की संख्या हो जाएगा। तो बताइए क्लियर हुआ कि नहीं आपको घोष और अघोष। और हाँ, इसका जो ये संख्या है, संख्या के साथ साथ आपको ये याद भी रखना है कि क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये हमारा क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण कहलाएगा। ऐसे ही और सभी का भी आपको याद रखना है। तो ये था वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, साथ ही साथ घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सभी था आपसे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सभी को याद रखना है। और एक टॉपिक ये भी है जो बार बार आपके एग्जाम में आता है इससे, और 1-2 नंबर के तो क्वेश्चन आपको अवश्य ही पूछेंगे, उच्चारण स्थान से पूछ देता है कि ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको उसको भी याद रखना है। तो उच्चारण स्थान याद रखने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्या कहलाता है। तो उच्चारण स्थान क्या होता है भाई, कि जब कोई ध्वनि हमारे मुख से जो है बाहर निकलती है या हमारे मुख के विभिन्न भागों के सहयोग से बाहर निकलती है, तो जो हमारे मुख का जो भाग हो गया वही हमारा क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। अब हमारा अभी जो बोल रहा हूं मैं, ये कहीं और जगह से तो निकल नहीं रहा है, मुख से निकल रहा है। और मुख के जो अलग अलग भाग हो गए, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया, ओठ हो गया, इन सभी का स्पर्श से ही तो कुछ ना कुछ मैं आपके सामने बोल रहा हूं। तो यही आपका क्या है, उच्चारण स्थान है। यानी ध्वनि जो है वो मुंह के जो विभिन्न भाग है, अलग अलग भाग है, उसके सहयोग से बाहर निकल रही है, और यही हमारा क्या है, उच्चारण स्थान कहलाता है। और इसकी संख्या कितना है मुख्य रूप से, तो 6 है। ऐसे इसकी संख्या कितनी होती है, तो 9 होता है। उच्चारण स्थान कितने हैं, तो 9 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग कहते हैं कितना है, तो 6 है। कौन कौन है, तो कौन कौन है, तो एक नजर में इसको भी देख लेते हैं भाई। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जो कि अभी आपको शुरू में ही स्पर्श व्यंजन वर्ण के दौरान आपको बताएं, और मैंने कहा भी कि आगे हम लोग को पढ़ना है, तो ये याद रखना है कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और ये हमारा क्या हो गया, अनुनासिक। ये 6 हमारा मुख्य रूप से उच्चारण स्थान कहलाते हैं। और बाकी ये जो तीनों हैं, ये तीनों भी हमारे उच्चारण स्थान हैं, जो कंठ और तालु के मेल से बने हैं। कंठ और तालु के मेल से हमारा क्या बना है, कंठ तालव्य बना है। कंठ और ओष्ठ के मेल से, कंठ, ठीक ना, कंठ और ओष्ठ के मेल से जो है कंठोष्ठय बना है। और दंत और ओष्ठ के मेल से जो है ना, दंत और ओष्ठ के मेल से हमारा क्या बना है, दंतोष्ठय बना है। तो कुल मिला के कितने हो गए, तो ये 9 हमारे उच्चारण स्थान हैं। आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं, पूरे उच्चारण स्थान को आप लोग समझ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर कंठ लिखा है या कंठ लिखा है, इसका उच्चारण इसका कंठ से जो है किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो आ, फिर उसके बाद विसर्ग का, कवर्ग का, इसके बाद हमारा तालु से जो है ना, जिसको तालव्य भी बोलते हैं, तो छोटी, बड़ी, चवर्ग, य और स। उसके बाद मूर्धा से, जिसको मूर्धन्य बोलते हैं, तो ऋषि वाला री हो गया।
टवर्ग हो गया, श हो गया। इसी तरह नासिका के बारे में दिया है, दंत मूल दंत, दंत ओष्ठ का, कंठोष्ठय का। तो ये सब हमारे क्या है, वर्ण के उच्चारण स्थान है, इसको आप लोग देख सकते हैं। मूर्धा मतलब याद रखना है कि जो तालु का ऊपरी भाग होता है, क्या होता है, तालु का ऊपरी भाग, यही हमारा क्या कहलाता है, मूर्धा कहलाता है। और ये चार्ट के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके नाम निम्नलिखित तालिका के द्वारा। जैसे यहाँ पर पहले उच्चारण स्थान दिया गया है, जिनकी संख्या कितना है, 9 है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक। उसके बाद कंठ तालु, कंठ तालव्य जिसको बोलेंगे, कंठोष्ठ जिसको कंठ और ओष्ठ के मेल से बना है, दंतोष्ठ जो दंत और ओष्ठ के मेल से बना है। अगर इसी का हम लोग, अगर जो ये हम उच्चारण स्थान लिखे हैं और इससे जो वर्ण का उच्चारण हो रहा है, ये उच्चरित वर्ण है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंठे वर्ण के नाम से जानते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से हो रहा है तो उसको कंठे वर्ण कहेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण तालु से हो रहा है उसको तालव्य वर्ण कहेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो रहा है उसको मूर्धन्य वर्ण कहेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण दंत से हो रहा है तो उसी को दंत वर्ण कहेंगे। उसी तरीके से ओष्ठय वर्ण होगा, उसी तरीके से अनुनासिक वर्ण होगा जो नासिक और मुख से होगा। कंठ तालव्य को कंठ तालव्य वर्ण कहेंगे, कंठोष्ठय वर्ण कहेंगे और दंतोष्ठय वर्ण कहेंगे। अब इनका उच्चारण अगर एक नजर में हमको देखना है तो ये कंठ है, कंठ से जो है अ आ कवर्ग ह और विसर्ग का होता है। इसी तरह तालु का बात करेंगे तो छोटी बड़ी चवर्ग य और स का। मूर्धा का देखेंगे तो ऋषि वाला री टवर्ग र और स का। ऐसे ही सभी वर्णों का लिखा हुआ है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक, या इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। आप लोग, मैं हट गया हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पैनल पीडीएफ में मिल जाएगा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। इस चार्ट को जरूर एक बार आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी एग्जाम होगा, चाहे मंथली हो या कुछ भी हो, 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, यहाँ से पूछे जाएंगे, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 नंबर के आपके फाइनल एग्जाम हो, चाहे सेंटअप एग्जाम हो या फिर आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक जो भी परीक्षा होगा, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये उच्चारण स्थान वाला जरूर आप लोग याद रखिएगा और बताइएगा आज के इस सेशन को देखने के बाद कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। और आप लोग को क्लास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।